नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं जो गगन सिंह मीना है, उनकी यूपीएससी 2022 में 120वीं रैंक आई है और जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। ऑप्शनल में इनके 312 नंबर आए हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और कहीं ना कहीं पहले इनकी 529 रैंक आई थी और मैथ इनकी रैंक इम्प्रूवमेंट होने में मैथमेटिक्स का काफ़ी बड़ा योगदान है और इसको हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऐसे को कैसे लिखें। इनके हमारे पास एक मॉडल आंसर की है, मतलब कि मॉडल कॉपी है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि इन्होंने ऐसे कैसे लिखा। जो नए विद्यार्थी हैं, नए बच्चे हैं, उनको अक्सर ऐसे लिखने में समस्या आती है, तो इस बारे में हम बात करेंगे कि इनका ऐसे लिखने का तरीका क्या था। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद आप अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपना ऐसे लिखने का तरीका। क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का, हर एक विद्यार्थी का अपना अलग स्टाइल रहता है, उसकी लेखन शैली अलग रहती है। इनसे भी अच्छे आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, प्रैक्टिस। एक बार आप चाहो कि ऐसे हम एग्ज़ाम हॉल में जाके लिखेंगे उसी दिन, तो वो संभव नहीं है। आपको कम से कम 10 से 15 ऐसे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे और आपके पास कंटेंट होगा। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं, इन्होंने ऐसे इनका लिखने का तरीका क्या है। उसके बाद हम अपनी बात करेंगे कि आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने जो ऐसे लिखा वो टॉपिक था इंडो पैसिफिक वन रीजन मल्टीपल इंटरेस्ट। मतलब कि इंडो पैसिफिक एक रीजन है, उसमें मल्टीपल इंटरेस्ट हैं लोगों के। अब वहाँ पे लोग कौन है? भारत है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, यूरोपियन यूनियन है और आसियान देश हैं। इनके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं। भारत क्या चाहता है? ओपन हो, फ्री हो, ट्रेड हो। मतलब कि जो हिंद और जो पैसिफिक जो रीजन है वो कैसा हो? ओपन हो और सभी के लिए खुला हो। वहाँ पे सबका क्या हो? आपस में ट्रेड हो। वहाँ पे किसी भी एक देश वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित ना कर पाए। सभी की अपनी सॉवरेनिटी है, सभी की स्वतंत्रता, ओपन हो, फ्रीडम हो, सभी आसानी से काम कर सकें। चाइना क्या चाहता है? वन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लाना चाहता है। चाइना इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसको नकारता है। यूएसए क्या चाहता है? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को स्वीकार करता है। आसियान भारत को साथ लेकर चाइना के डोमिनेंस को कम करना चाहता है। रसिया के अलग अपने इंटरेस्ट हैं। आसियान के देश चाहते हैं कि यहाँ पे ओपन फ्री ट्रेड हो, यहाँ पे चाइना का ज़्यादा दबदबा ना हो। और ऑस्ट्रेलिया जापान ये चाहते हैं अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड का उन्होंने गठन किया कि यहाँ पे सभी के लिए स्वतंत्र क्या हो? व्यापार हो। तो इसके हमें पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और क्या इकोनॉमिकल और मरीन डाइवर्सिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग पे क्या संबंध हैं, इसके सारे प्रकार के हमें सभी डायमेंशन में हमको लिखना पड़ेगा। जब हम पॉलिटिकल लिखेंगे और पॉलिटिकल संदर्भ में जितने देश हैं उनके क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं, फिर उसके पॉजिटिव लिखने के बाद उसके नेगेटिव लिखेंगे। ऐसे ही पांचों डायमेंशन में हमको करना पड़ेगा, जितनी भी डायमेंशन आप बना सकते हैं उस एग्जाम हॉल में। डायमेंशन बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप डायमेंशन बना पाओगे, अन्यथा डायमेंशन आप नहीं बना पाओगे। पहली बात तो ये है। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया सांग्री ला। जो डायलॉग होता है भारत के द्वारा किया जाता है, इसका जो मेन उद्देश्य ये रहता है कि भारत का जो इंद प्रशांत वाला एरिया हो, मुक्त व्यापार हो, सभी के लिए खुला हो, प्रतिस्पर्धी हो और नियम आधारित काम यहाँ पे होना चाहिए। किसी देश का प्रभुत्व स्थापित यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये इस डायलॉग में बात करते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इंडो पैसिफिक कमांड स्ट्रेटजी जारी की, आपने सुना होगा न्यूज़ में। इन्होंने इस प्रकार स्टार्ट किया। हम और तरीके भी हैं स्टार्ट करने के। आप चाहें तो भारत के जो एंसेंट टाइम में जो चोला डायनेस्टी के संबंध थे वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे इंटरेस्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हमारा यहाँ पे पहले व्यापार होता था, ओपन व्यापार होता था, फ्री ट्रेड होता था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक हमने व्यापार किया,
चाहे चोला से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक हमने यहाँ पे व्यापार किया, हमारा प्रभुत्व था। इस बात को ध्यान, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने इस कुछ प्रश्न इन्होंने किए, कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है। अब यहीं से ऐसे की स्टार्ट होती है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है, कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं। शक्तियों का मतलब है कि चाइना, रसिया, भारत, यूएसए, यूरोपीय यूनियन, उन और ये सभी जो शक्तियां हैं वो अपने किन किन हितों की पूर्ति करती हैं। तो आपने पहले ही डिफाइन कर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है, शक्तियां क्या है, उनके हित क्या है। तो आप ये पूरा 2-3 पेज तो सी भर जाएगा। और उनके इनिशिएटिव क्या क्या हुए हैं अपने हितों को पूरा करने के लिए। अगर आपके कुछ हित हैं उस रीजन में तो आप कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेंगे। जैसे आपका हित है कि आप यूपीएससी पास करेंगे तो आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे, आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और कौन कौन से प्रयास हैं, 4 प्रश्न उन्होंने आए। तो इसी अगर कोई एग्जाम में चेक करेगा तो उसके मन में क्यूरियोसिटी पहले ही पैदा होगी। 4 प्रश्नों के आंसर हमें इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हिंद प्रशांत महासागर की परिभाषा को लिखा है इन्होंने। दक्षिण अमेरिका, भारत मानता है कि हम हिंद प्रशांत को दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक हैं। यूएसए आसियान भारत तक सीमित रखता है। चीन इस शब्द को खारिज करता है। तो अलग अलग देशों के संदर्भ में हिंद प्रशांत की अलग अलग परिभाषा है। और इस क्षेत्र में विभिन्न जो देश हैं, शक्तियां हैं, उनके क्या हैं, भू सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण हैं। और इन दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों के बद्ध आपस में समझौते हुए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव हुए हैं, आसियान केंद्रित प्रशांत विभिन्न गतिविधियां संचालित हुई हैं। ठीक है, ये इन्होंने बात की। फिर इसके बाद इसका जो मिनरल हमको मिलते हैं, जो पॉलीमेटेलिक जो नूडल रहते हैं, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है कि पॉलीमेट्रिक नूडल हैं, इनके कई महत्वपूर्ण उपयोग हम इसमें कर सकते हैं, इसमें इन्होंने बात की। ठीक है, फिर इसके बाद मानसून जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग, मानसून जलवायु का इस रीजन का बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होती है वो इस रीजन का काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, भू राजनीतिक स्तर पर पहले तो हमने जलवायु स्तर पर बता दिया, अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि जलवायु अच्छी आएगी तो हमारी इकॉनमी डेवलप करेगी, तो सारा एक दूसरे में क्या है, लिंक हमने एक दूसरे में इस्टेब्लिश कर दी। फिर भू राजनीतिक स्तर पे बता दिया। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय जैसे ईरान, उत्तर कोरिया, ये सारे एक एक करके हम डायमेंशन बताते जाएंगे। तो शुरुआत में आपने डिफाइन कर दिया कि इस निबंध में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। भारत के इनिशिएटिव आपने बता दिया, इंडो पैसिफिक, लुक ईस्ट जो पॉलिसी है उसके संदर्भ में नाविक लेके आए हैं हम। नाविक 2+2 मंत्री डायलॉग है, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूएसए के साथ है, क्वाड में हम शामिल हैं, चाइना के साथ भी हम निगोशिएट करते हैं, कॉमकासा लिमुआ हमने अमेरिका के साथ इस्टेब्लिश किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमने की हैं। फिर चाइना के बता दिया, फिर रसिया का बता दिया, फिर यूएसए का बता दिया, फिर उसके चैलेंजेस बता दिए, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। कल्चरल स्तर पे हम अपने भारत के संदर्भ में बता सकते हैं, सैटेलाइट श्रृंखला के बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं। आप कंटेंट वही रहता है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग रहता है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इनका पहला निबंध था। दूसरा इन्होंने जो मॉडल कॉपी है दूसरे में इन्होंने लिखा है। फिर इन्होंने कंक्लूजन बता दिया कि कोविड-19 चुनौतियों हैं या फिर जलवायु हो, बहुत सारी समस्याओं को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से हम इसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय कल्चर का टच दे दिया। ठीक है, दूसरा निबंध है गांधी जी का जंतर सुशासन हेतु। तो गांधी का जंतर क्या कहता है, गांधी जी का जंतर कहता है कि सुशासन लेके आएंगे हम। गांधी जी का जंतर ये कहता है कि गरीबी नहीं होना चाहिए। गांधी जी का जंतर ये कहता है कि लघु कुटीर उद्योग की आप बढ़ावा दो जिससे बेरोजगारी खत्म हो, हर व्यक्ति के पास स्किल हो। गांधी जी का जंतर ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन हो जिससे क्या हो, स्वराज्य की स्थापना हो। गांधी जी का जंतर ये कहता है कि आप अस्पृश्यता को ख़त्म करो। गांधी का जंतर
ये कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए। गांधी का जंतर ये कहता है लोक कल्याणकारी अवधारणा को बढ़ावा दो। अब भारतीय संविधान में गांधी के जंतर के संदर्भ में क्या क्या उदाहरण हैं? कोई आपको सिविल सर्वेंट ऐसे याद आ रहे हैं जिसे गांधी जी के जंतर को बढ़ावा देने के लिए काम किया हो, सुशासन के संदर्भ में काम किया हो, गरीबी को दूर करने के लिए काम किया हो, पृथ्वी को बचाने के लिए काम किया हो? तो सारे एग्जाम्पल आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये गांधी जी के जंतर, जैसे इन्होंने कहा मणिपुर के IAS अधिकारी हैं, उन्होंने उनको उनको कहा, उन्हें स्थानीय स्तर पर सड़क निर्माण के लिए कार्य किया। ठीक है, इसी संदर्भ में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे DPSP में है, मूल कर्तव्यों में है, मूल कर्तव्यों में लोग बात की गई है। ठीक है, सामाजिक संस्कृति की बात की गई है, एक दूसरे के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं गरीबी के जंतर कहाँ कहाँ सुशासन में लागू होता है, गरीबी में होता है, लोक कल्याण में लागू होता है, उद्योग में लागू होता है, सर्विस सेक्टर में लागू होता है। आप जो जो डायमेंशन आपको देखे, पॉलिटिकल में लागू होता है, संस्कृति में लागू होता है, ठीक है, IR में लागू होता है। तो जो जो आपको डायमेंशन लिखें वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी शुभकामना आप निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के डिस्कशन में इतना ही था। आपके कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और आज के लिए डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।